नमस्कार, रात 10 बजे में आप सभी का स्वागत है। खबर दिल्ली से है। बड़ी खबर है, सॉलिसिटर जनरल से सीएम शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात हुई है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से मुलाकात हुई है। ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर चर्चा भी हुई, लंबी चर्चा हुई है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज से भी मिले हैं और इस दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और भूपेंद्र सिंह, कैबिनेट मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी देख रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल से सीएम शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात हुई है। विवेक पटैया इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। विवेक पटैया, जिस काम के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री गए थे, उसकी तस्वीरें आ गई हैं। मध्य प्रदेश सरकार के लिए इस वक्त काफी ऐसा समय है कि सरकार चाहती है कि ओबीसी आरक्षण के तहत ही चुनाव हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश चुनाव को लेकर दिए हैं, नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर, वो काफी मुश्किलों भरे हैं मध्य प्रदेश सरकार के लिए। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के साथ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराजन से दिल्ली में मिले हैं। और उसके बाद कानूनी पहलू जो है, आखिर अब क्या किया जा सकता है, उस पर चर्चा विस्तार से हुई है, क्योंकि ये बड़ा ही पेचीदगी वाला मामला है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है, उसमें साफ तौर पर कहा है कि 2 हफ्ते के अंदर जो है चुनाव की अधिसूचना जारी करना है राज्य निर्वाचन आयोग को। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार के सामने क्या विकल्प हो सकते हैं कि राज्य सरकार चाहती कि रिव्यू पिटीशन इसमें दाखिल हो, और रिव्यू पिटीशन यदि दाखिल होती है तो उसमें कितनी राहत सरकार को मिल सकती है, या सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश है उसके बाद क्या हो सकता है आगे की परिस्थिति। इन तमाम विषयों पर इन दोनों ही जो सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से मुख्यमंत्री स्वयं मिले हैं, उनके साथ 2 मंत्री मिले हैं और पूरे कानूनी पहलुओं पर दोनों के बीच में चर्चा हुई है। अब देखना होगा कि इनकी चर्चा के बाद राज्य सरकार अगला कदम क्या उठाती है, क्योंकि एक तरफ राज्य निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है, वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार किसी भी स्थिति में आरक्षण के बगैर चुनाव होने देना नहीं चाहती है। साफ तौर पर मुख्यमंत्री का कहना है कि हम नहीं चाहते हैं कि ओबीसी के आरक्षण के बगैर चुनाव हो, और इसलिए अब सरकार के सामने बड़ी दुविधा की स्थिति थी। और यही कारण है कि आज दोनों ही सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से मुख्यमंत्री ने कानूनी पहलुओं पर विचार किया है। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट में आगे क्या कार्रवाई राज्य सरकार की तरफ से होती है। बहुत शुक्रिया विवेक, इस पूरी जानकारी के लिए आपका। खबर छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत सीतापुर विधानसभा क्षेत्र का उन्होंने दौरा किया। सीएम ने अपने दौरे की शुरुआत, तस्वीरें आप देख रहे हैं, मंगरेल गढ़ीन देवी मंदिर से दर्शन कर की है। इसके बाद मंगरेलगढ़ और मैनपाट के राजपुर में जनता चौपाल लगाकर जनता की समस्या सुनी है। सरकारी योजनाओं का फीडबैक भी मुख्यमंत्री ने लिया है। मुख्यमंत्री ने जनता की समस्याओं का मौके पर निराकरण भी किया है। और ये बड़ी अच्छी पहल है कि मुख्यमंत्री खुद ग्राउंड पर जा रहे हैं, लोगों की बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, सरकार की कौन कौन सी योजनाएं जनता तक पहुंच रही है, इस बात को देख और समझ रहे हैं। सीएम ने कलेक्टर को बच्चे का स्कूल में दाखिला कराने का निर्देश भी दिया। आज सीतापुर के केरजू में पुलिस चौकी की सौगात दी, यानी केरजू में पुलिस चौकी होगी। मातृ छाया के बच्चों से भी मुलाकात की और हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने मैनपाट में स्टेडियम बनाने का भी यहां से ऐलान किया है। साथ ही समनिया से सिकनिया तक और कदनई से समनिया तक सड़क निर्माण को भी मंजूरी दी है। उन्होंने राजापुर की जन चौपाल में राजापुर में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल और राजापुर को उप तहसील बनाने और मांड नदी पर हर्रामार में पुल बनाने की घोषणा भी की है। राजापुर में ग्रामीण सहकारी बैंक खोलने का भी ऐलान किया है। ये हमने 4 प्रमुख तस्वीरें निकाली हैं आज के भेंट मुलाकात की मुख्यमंत्री की, वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। ये देखिए दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, जनता से चौपाल लगाकर वो मुलाकात कर रहे हैं। महिला समूहों से भी मुख्यमंत्री ने चर्चा की है। भाई सही बात है, पुरुषों से भी चर्चा कीजिए, महिलाओं से भी चर्चा कीजिए, वो किन समस्याओं से जूझ रही हैं, उन्हें क्या चाहिए, सरकार से क्या उम्मीद रखती हैं। तो सब ने अपनी अपनी बात को रखा है।
तीनों जगह यहाँ आए, भेंट मुलाकात हुई, शासकीय योजनाओं के बारे में जानकारी हम लोग लिए, चाहे वो राशन कार्ड की बात हो, राशन वितरण की बात हो, चाहे फॉरेस्ट राइट एक पट्टा की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे ऋण माफी और राजीव गांधी किसान न्याय योजना, मजदूर न्याय योजना, उस सब के बारे में जानकारी लिया और सब ने संतोष जाहिर किया कि सब शासकीय योजनाओं का लाभ भरपूर मिल रहा है। बुधवार को बिलासपुर हाईकोर्ट ने झीरम नक्सल हमले को लेकर गठित नए न्यायिक आयोग की सुनवाई पर रोक लगा दी है। इस मामले पर नेता प्रतिपक्ष की तरफ से याचिका दाखिल कर नए न्यायिक आयोग के गठन को वैधानिक तौर पर गलत करार दिया है, जबकि सत्ता पक्ष का तर्क है कि जांच अधूरी है और कुछ भी नियम के विरुद्ध नहीं किया गया है। साथ ही भाजपा से सवाल पूछा है कि आखिर वो जांच में बार बार अड़ंगा क्यों लगा रहे हैं। मई 2013 के झीरम घाटी कांड की जांच के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बनाए गए नए आयोग की सुनवाई और कार्यवाही पर बुधवार को हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। मामले में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने नए आयोग के गठन की वैधानिकता को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस RCS सामंत ने राज्य सरकार और आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, जिसकी अगली सुनवाई 4 जुलाई को है। माननीय चीफ जस्टिस एवं जस्टिस सामंत के बेंच में मामला लगा था। प्रथम दृष्टया हमारे मामले को आर्ग्यूबल मानते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार एवं जुडिशियल कमीशन को नोटिस इशू किया है, तो उन्हें जवाब प्रस्तुत करने का समय दिया है। आगामी सुनवाई 4 जुलाई को निर्धारित की गई है और तब तक के लिए आगामी कार्यवाही पर कमीशन की रोक लगा दी गई। भाजपा की आपत्ति की सबसे बड़ी वजह यह है कि झीरम कांड की जांच के लिए पूर्व में बने जस्टिस प्रशांत मिश्रा आयोग ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है, जिसे नियमतः 6 महीने के भीतर विधानसभा के पटल पर रखा जाना चाहिए था। वहां पक्ष विपक्ष की बहस के बाद तय होता कि रिपोर्ट पूरी है या अधूरी, लेकिन सरकार ने रिपोर्ट सार्वजनिक किए बिना नया आयोग गठित कर दिया, जो कि अवैधानिक है। और दूसरा कमीशन राजनीतिक आधार पर इन्होंने जो बनाया है, ये बना नहीं सकते और इसको लेकर के हमने माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दिया और माननीय उच्च न्यायालय ने इसको स्वीकार किया है। इधर कांग्रेस और सरकार की दलील है कि जस्टिस मिश्रा आयोग ने जिस तरह से राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपी, वो तरीका ही विधि विरुद्ध था। सरकार के मुताबिक पहली नजर में जांच रिपोर्ट अधूरी है, क्योंकि जिन 8 बिंदुओं को जोड़ा गया उन पर पहले जांच पूरी नहीं हो पाई, जिसके लिए 2 जजों का आयोग बनाकर जांच जारी रखने का फैसला किया गया। अब हाईकोर्ट के ताजा आदेश पर कांग्रेस ने फिर पूछा है कि भाजपा जांच को रुकवाकर आखिर छिपाना क्या चाहती है। देखिए, न्यायालय तो कोई भी जा सकता है, लेकिन धर्मलाल कौशिक हर बार, ये 2 बार हो गए उनको कोर्ट जाते। अब आयोग के माध्यम से यदि जांच को आगे बढ़ाते हैं तो उसमें रोक लगाने की बात कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी आखिर चाहती क्या है? भारतीय जनता पार्टी आयोग के जांच को क्यों रोकना चाहती है, किनको बचाना चाहती है? लेकिन आगामी सुनवाई में अपना पक्ष हम लोग रखेंगे। लेकिन अभी भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि पूरे प्रदेश की जनता को ये जानने का हक है कि झीरम का सच्चाई क्या है। इस पूरे कांड से जुड़े बड़े सवाल ये हैं, क्या जस्टिस मिश्रा आयोग की रिपोर्ट पूरी है? अगर हाँ, तो उसे सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत है? सबसे बड़ा सवाल ये, आखिर कब और कैसे सामने आएगा झीरम का सच? राजेश राज, IBC 24, रायपुर। इधर सरगुजा में परसा कोल ब्लॉक खुलने का रास्ता साफ हो गया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस पर स्टे लगाने के लिए दायर याचिका खारिज कर दी है। मामले को लेकर हाईकोर्ट में पिछले दिन सुनवाई पूरी हुई थी और आज हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस सामंत की युगल पीठ ने स्टे लगाने की मांग वाली याचिका सिरे से खारिज कर दी। परसा कोल ब्लॉक को लेकर पिछले कई दिनों से सियासी घमासान मचा हुआ है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हसदेव जंगल को बचाने के नाम पर परसा कोल ब्लॉक का विरोध कर रहे हैं। वो बताएं कि उन्हें पेड़ चाहिए या देश को बिजली भी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि परसा कोल आवंटन में राज्य सरकार डबल गेम कर रही है। एक तरफ कहती है कि केंद्र सरकार ने सहमति दी है, नंबर 1, और दूसरी बात और सच्चाई को जनता को नहीं बता रही है, ये उनका कहना है। आपको ये भी बता दें कि राजस्थान में बिजली संकट गहराने के बाद वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत छत्तीसगढ़ दौरे पर आए थे। उनके अनुरोध पर परसा कोल ब्लॉक के आवंटन की बची हुई प्रक्रिया पूरी की गई।
यहां कोयला खनन का काम अदानी की कंपनी को सौंपा गया, लेकिन स्थानीय निवासी से लेकर प्रदेश और देश भर में हसदेव जंगल को काटने का विरोध कर रहे हैं। देश को तय करना पड़ेगा कि उसको बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए, और ये आवंटन है भारत सरकार करती है, राज्य सरकार कोयला खदान का आवंटन नहीं करती। जो हमारे खनिज है उसका दोहन ठीक ढंग से होना चाहिए। मतलब कुछ भी खुदाई हो जाए, कुछ भी पेड़ कटाई हो जाए, ये बिल्कुल नहीं। अब माननीय उच्च न्यायालय में न केवल परसा कोल ब्लॉक, जितने भी कोल ब्लॉक के आवंटन की कार्रवाइयां हो रही हैं, वहाँ के लैंड एक्विजिशन के लिए जो मामले उच्च न्यायालय में लंबित थे, अब आज ही एक फैसला आया है परसा कोल ब्लॉक में, उसको माननीय उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। आशा ये है कि कोल ब्लॉक खुलने का रास्ता लगभग साफ हो गया। परसा कोल आवंटन में मुख्यमंत्री डबल गेम खेल रहे हैं। आपको बोलना चाहिए कि हाँ, हमने सहमति दिया है, और सहमति दे करके कोल आवंटन के लिए केंद्र सरकार ने जारी किया। अपनी असफलता को छिपाने के लिए केंद्र के ऊपर आरोप क्यों लगाना? अंदर में क्या छुपा है, यहाँ के सरकार जाने, प्रदेश के मुखिया जाने कि क्या बातचीत हुई है, लेकिन जनता को इन्होंने धोखा दिया है। मध्य प्रदेश की अदालतों में सहायक ग्रेड 3 और स्टेनो भर्ती प्रक्रिया को हाईकोर्ट ने अपने अंतिम फैसले के अधीन कर लिया है। भर्ती में आरक्षण प्रावधानों का पालन न होने के मामले में हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है कि हाईकोर्ट ने एमपी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को नोटिस जारी करके जवाब भी मांगा है। हाईकोर्ट ने पहली स्टेज में चयन से वंचित याचिकाकर्ताओं को परीक्षा की दूसरी स्टेज में शामिल करने के भी निर्देश दिए हैं। याचिका में यह कहा गया है कि भर्तियों में आरक्षित वर्ग के मेरिटोरियस उम्मीदवारों को अनारक्षित वर्ग में नहीं चुना गया, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का सीधे सीधे उल्लंघन है। भर्तियों में 100% कैमिनल रिजर्वेशन को याचिका में चुनौती दी गई। मामले पर अगली सुनवाई 18 जून को होगी। जो अभ्यर्थी है वो अभ्यर्थी चयन से बाहर है और 77 नंबर प्राप्त करने वाला सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी चयनित है। इसको भी माननीय न्यायालय ने बड़ा आश्चर्यजनक तरीके से पाया और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को शोकाज नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है और प्रकरण की अगली सुनवाई 18/6 निर्धारित की गई है। इंदौर की स्वर्णबाग कॉलोनी के जिस घर में आग लगने से 7 लोगों की मौत हुई थी, उसके मकान मालिक के खिलाफ पुलिस ने नियमों का पालन नहीं करने के चलते धारा 188 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है, यानी एफआईआर दर्ज की है। मकान मालिक इंसाफ पटेल की ओर से कुछ किराएदारों की जानकारी पुलिस को नहीं दी गई थी, जिसकी जांच में कमियां पाने के बाद पुलिस ने मकान मालिक के खिलाफ केस दर्ज किया। मकान मालिक इंसाफ पटेल ने किराएदारों की जानकारी पुलिस से छिपाई, लेकिन जब इतना बड़ा हादसा सामने आया और 7 लोगों की जान चली गई, तब जाकर पुलिस भी जागी और किराएदार भी जानकारी थाने में है या नहीं इसकी जांच में जुट गई। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर मकान मालिकों की है। उन्हें बताना चाहिए कि उनके घर में कितने किराएदार रहते हैं। इन्होंने ये जानकारी पुलिस से छिपाई है। इस प्रकरण में मकान मालिक के खिलाफ एक 188 की एफआईआर हुई है, जो कि धारा 144 के वायलेशन में है, और जो इनके दस्तावेज वगैरह या जो प्रक्रियाएं इनको पालन की जानी थी किराएदारी पे कोई घर देते समय, उसमें कुछ कमी पाई गई थी, इसके आधार पर एफआईआर की गई है। और अब देख लेते हैं बिग न्यूज। उत्तर प्रदेश स्थित वाराणसी में काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद मामले में स्थानीय अदालत गुरुवार को फैसला सुनाएगी। मिली जानकारी के मुताबिक ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस की सुनवाई आज पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। बताया गया है कि गुरुवार को दोपहर 12 बजे फैसला सुनाया जाएगा। मैरिटल रेप यानी वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने पर दिल्ली हाई कोर्ट के 2 जजों ने अलग अलग राय दी है। एक जज ने पति की तरफ से पत्नी के साथ जबरन संबंध बनाने को अपराध माना है, जबकि दूसरे जज ने कहा है कि कानून में इस बलात्कार के दायरे से बाहर माना गया है। वहीं दोनों जज इस बात पर सहमत थे कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए। दिल्ली में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस को बड़ी कामयाबी मिली है। डीआरआई ने दिल्ली से 434 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद की है। बताया गया है करीब 62 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है। इस पूरी खेप को एक एयर कार्गो से पकड़ा गया। इस एयर कार्गो मॉड्यूल से ये अब तक की सबसे बड़ी ड्रग्स की बरामदगी है।
झारखंड की खनन सचिव पूजा सिंघल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। सिंघल खूंटी में मनरेगा के धन के कथित गबन मामले में लगातार दूसरे दिन ईडी के सामने पेश हुई। पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एजेंसी ने उनके कारोबारी पति अभिषेक झा का भी बयान दर्ज किया है। और अब खबर विस्तार से। दंतेवाड़ा में प्रेम प्रसंग के चलते बस स्टैंड चौराहे पर तनावपूर्ण माहौल बन गया। असल में प्रेमी युगल अलग अलग जाति के हैं। युवक ने अपनी प्रेमिका को पिछले कुछ दिनों से अपने घर पर रखा हुआ था और शादी से पहले दावा आपत्ति पेश करने अखबार में सूचना दी। इसके बाद युवती के परिजन और समाज के लोग जिला मुख्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने समर्थन देने वाले बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और चक्का जाम कर दिया। हालांकि पुलिस की समझाइश के बाद युवती के परिजनों ने रास्ता खाली किया। फिलहाल युवती ने घर जाने से मना कर दिया और माहौल बिगड़ता देख खुद को नारी निकेतन में रहने की इच्छा जाहिर की है। लड़की का डिसीजन होगा, हमारा मूवमेंट जारी रहेगा जब तक इस समस्या का हल नहीं निकलेगा। तब तक हम चाहते हैं कि लड़की अपने घर में सकुशल वापस चली जाए और उनके माँ बाप उनको जहाँ पर उनका विदा करना चाहते हैं वहाँ विदा कर दे। ईस्ट कोस्ट रेलवे के डीआरएम ने बस्तर दौरे के दौरान घोषणा की थी कि विशाखापट्टनम से जगदलपुर रेलवे स्टेशन तक विस्टाडोम कोच यानी ट्रांसपेरेंट कोच जोड़ी जाएगी, लेकिन रेलवे के अधिकारियों ने जमीनी स्तर पर अभी तक कुछ भी नहीं किया। 463 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन में विस्टाडोम कोच लगने से यात्री आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की नेचुरल सीनरी को एक ही यात्रा में निहार सकेंगे यानी देख सकेंगे। आपको ये बता दें कि विस्टाडोम कोच में लगी कुर्सियां 180 डिग्री घूम सकती हैं। कोच की छत को ट्रांसपेरेंट होती है और बड़ी खिड़कियों के साथ पर्यटकों के लिए नज़ारा बहुत अच्छा होता है। ट्रेन में वाईफाई की फैसिलिटी होती है और कोच में केवल 44 कुर्सियां लगी होती हैं। ट्रेन में विस्टाडोम कोच जुड़ने से बस्तर टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा यानी बढ़ावा मिलेगा। अपने को छत्तीसगढ़ सरकार हो या दिल्ली सरकार हो, बस्तर में पर्यटन की संभावनाओं को लेकर जो है इनको प्रयास करना पड़ेगा ताकि देश के और भी प्रांत के लोगों को जानकारी मिले बस्तर में कितनी पर्यटन है। तो इसके हिसाब से अगर विशाखापट्टनम रेल मंडल के प्रयास से अगर चाहे तो बहुत जल्दी जो है विस्टाडोम कोच शुरू किया जा सकता है। राज्य में हाथियों का पलायन आम है। ऐसा ही पलायन अचान कमार टाइगर रिजर्व में देखने को मिला है। मार्च में टाइगर रिजर्व में 18 हाथियों के दल ने प्रवेश किया था। अब रिजर्व में लगभग 2 महीने समय बीतने के बाद हाथियों का दल एक बार फिर अपनी नई मंजिल की ओर बढ़ चुका है। रिजर्व में हाथी के एक बच्चे का जन्म भी हुआ। इसके बाद हाथियों की संख्या बढ़कर 19 हो गई थी। इसी बीच मई के शुरुआती हफ्ते में 9 हाथियों का एक दल कवर्धा जिले के पनरिया के रास्ते मध्य प्रदेश के फेन अभ्यारण्य चला गया, जबकि 9 हाथियों का दूसरा दल बेगैना होते हुए छत्तीसगढ़ के कटघोरा वन मंडल में देखा गया। हमेशा चर्चा में रहने वाले केशकाल विधायक संतराम नेताम का एक वीडियो वायरल हो रहा है। विधायक का ठुमके लगाते हुए क्लिप लोगों को बहुत पसंद भी आ रहा है, जिसे व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लोग शेयर कर रहे हैं और खूब वायरल कर रहे हैं। दरअसल ग्रामीण इलाकों में इस समय शादियों का माहौल है। ऐसे में सरपंच राम सुंदर नेताम के विवाह आयोजन में विधायक संतराम नेताम पहुंचे और वहां डीजे के साउंड पर खूब थिरके हुए। विधायक ने बॉलीवुड गानों के साथ साथ छत्तीसगढ़ी गानों पर भी जमकर डांस किया है। और इस खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए खबरें सुपरफास्ट अंदाज में हमारे सहयोगी श्रवण तंबोली के साथ।